नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं पूर्ण विश्राम इस पाठ का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर ने उन्हें परामर्श दिया था और डॉक्टर के परामर्श के बाद किस तरह से लेखक ने उनका परामर्श माना और अपनी पत्नी को कहा कि हम जुहू जाएंगे और उसकी तैयारी करने के लिए जुट जाइए। इसलिए जुहू जाने की तैयारी में वे दोनों भी जुट गए और लेखक की पत्नी ने किस तरह गैरेज से आते आते, दफ्तर से आते आते किस तरह की लिस्ट उनके हाथों में थमा दी, यह हमने देखा। और लेखक ने भी अपनी पत्नी की किस तरह से मदद की, यह भी हमने देखा। चलो तो आज हम देखते हैं कि वे किस तरह जुहू बीच पर घूमने जाते हैं या नहीं, या तैयारी में ही लगे रहते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक होता है या नहीं, इसके भी बारे में हम जानेंगे। चलो तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का दूसरा अंश हम पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते भी हैं। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग भावना जो भारतीय परिवारों में घर परिवार की देखरेख करना स्त्रियों का अनिवार्य गुण माना जाता रहा है। एक आदर्श भारतीय परिवार की संरचना वह है जिसमें केवल पुरुष ही घर का मुखिया होता है। सदा से घर के कामों में सहयोग करना पुरुषों की शान के खिलाफ समझा जाता था। घर के कामों में हाथ बटाना या घर गृहस्थी में ध्यान देना, कुछ झाड़ू लगाना या पोछा लगाना, इस तरह की काम पुरुषों द्वारा नहीं किए जाते थे, क्योंकि उसे उसके शान के खिलाफ माना जाता था। मगर आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पहले घर परिवार बड़े हुआ करते थे। परिवार में अनेक लोग इकट्ठा रहते थे, जैसे कि दादा दादी, परदादा, परपोते। इस तरह का बड़ा सा परिवार, कुल मिलाकर 40-40, 50-50 लोग एक गृहस्थी में यानी परिवार में रहते थे। मगर आज ज़माना बदल गया है। आज हम देखते हैं इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में, जो कि आज हम देखते हैं कि घर परिवार में सिर्फ पुरुष और स्त्री होते हैं और उनके 2 या 3 बच्चे होते हैं। आजकल तो 1 या 2 ही बच्चे परिवार में होते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ गई है। इसलिए शहर का जो वातावरण होता है, हम देखते हैं गांव जैसा नहीं होता। वहाँ सिर्फ
भागा दौड़ी हमेशा देर रात तक शुरू रहती है। वहाँ का माहौल, वहाँ के गाड़ियों की आवाज़, रेल की आवाज़, या वहाँ पर हम देखते हैं विमान, हेलीकॉप्टर जैसे आवाज़ हमें सुनाई पड़ते हैं। सिर्फ भागती हुई जिंदगी शहरों में दिखाई पड़ती है, उसी तरह गांव का नहीं होता। तो यहाँ पर भी लेखक ने ऐसे परिवार का जिक्र किया है जो कि मुंबई में स्थित है और इस दौड़ धूप भरी शहर की ज़िंदगी को हमारे सम्मुख रखा है। और उनके जो पात्र हैं, जो पुरुष है वह दफ्तर में काम करता है और उसकी पत्नी जो है वह घर गृहस्थी संभालती है। इस तरह का यह वातावरण है। दोनों भी एक दूसरों के काम आते हैं और हाथ बटाते हैं। उसी तरह यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सहयोग भावना यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। तो यहाँ पर घर के कामों में पत्नी का सहयोग यहाँ पर लेखक करते हैं और वे मजाक के धनी बन जाते हैं। इस तरह से एक तरफ हंसी का भी हम आनंद उठाते हैं, मगर दूसरी तरफ वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती है उन्हें उनके साथ किस तरह से रहना पड़ता है, यह भी लेखक ने यहाँ पर दिखाया है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भुला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। श्रीमती जी, उनकी पत्नी जो है, वह उन्हें कामों के बारे में याद दिलाने लगी और उसके उपकार के बदले वे भी उसकी यानी श्रीमती की चिंताएं करने लगे और उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगे, यानी उनके काम में हाथ बटाने लगे, यानी उनका सहयोग करने लगे, साथ देने लगे। हाथ बटाना मतलब सहायता करना, मदद करना। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। इतनी बारीकियों से उनका याद दिलाना यहाँ पर हमें किस तरह से वह सहयोग कर रहे थे दिखाई पड़ता है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, मैं बोला। वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद मफलर, सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने वाली ऊनी पट्टी, उसे गुलबंद कहा जाता है। वह लेना तुम ना भूलना जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, इसलिए उसे लेना तुम भूलना नहीं। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। नहाना धरा रह जाएगा।
बेदिंग सूट समुद्र आदि में नहाते समय पहनने वाले कपड़े, जो कि हमें मालूम है समुद्र का पानी कैसा होता है, नमकीन होता है, उसमें ज़्यादातर नमक होता है। तो इस तरह से वहाँ जो पहनते हैं उसे बेदिंग सूट कहा जाता है, जो समुद्र में नहाते समय पहनाए जाते हैं। इस तरह के वह कपड़े बेदिंग सूट कहलाते हैं। उसे रखना न भूलना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। इस तरह की याद पत्नी ने भी उन्हें कराया। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। इस तरह के कई चीज़ें एक दूसरे को याद कराते हुए वह तैयारी कर रहे थे जुहू जाने की। तो यहाँ पर वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर, यानी जिस पर हम कुछ नोट कर सकते हैं, इस तरह के पेपर और लिफाफे भी रख लेना, और राइटिंग पैड भी न भूल जाना। इस तरह की याद पत्नी ने दिलाई है। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी। है ना, माँ की चिट्ठी आई है और उसका जवाब भी देना है, और उस चिट्ठी का जवाब लिखने के लिए उन्होंने कहा राइटिंग पैड भी साथ में ले लेना। यो तो वक्त भी नहीं मिलता, और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। यहाँ से पहले भी कुछ चिट्ठियाँ आई हुई है और उनका भी जवाब देना है, वे भी तुम रख लो। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना है। भुगतान करना यानी पैसा चुकाना। वह बिजली के बिल या बीमा की नोटिस वे भरना, उसमें पैसे डालना, पैसे चुकाना, भुगतान का मतलब, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। इस तरह से बारीकी से इतनी बातें यहाँ पर एक दूसरे को बताते हुए वह तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बाबा, रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। वह नेल कटर ढूंढ रही थी और मुंह से कह रही थी रख लूँगी, मगर नेल कटर के ढूंढने में ही उसका वक्त जा रहा था। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा, क्योंकि लेखक समालोचक भी थे। समालोचना करना यानी जो भी कुछ किसी ने लिखा हुआ होता है उसकी
गुण दोष बताना, किसी वस्तु के गुण दोष बताना, इसे कहते हैं समालोचना। फुर्सत है ना, खाली समय। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली, कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। धुन सवार होना, लगन होना, किसी चीज के बारे में लक्ष्य करना, लगन से काम करना। इस तरह की धुन उनकी सवार हुई थी कविता करने की। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। वहाँ जाकर, जुहू जाकर मैं कविता भी करूँगा, वहाँ से मुझे कविता करने के लिए प्रेरणा मिल जाएगी। जहाँ हम जुहू जा रहे हैं तो उससे अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी, इस तरह का लेखक का कहना था। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। कतरने यानी कागज के टुकड़े, झोले मतलब थैले। पाँच 7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, यानी सपनों के दुनिया में ही वे घूमते रहे। विचरते रहे मतलब घूमते रहे। सपनों की दुनिया में घूमते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। समुद्र में हम देखते हैं, हमें मालूम है लहरें उठती है। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। मस्तिष्क है ना, दिमाग। थपेड़, आघात। तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? देखिए, यहाँ पर वे घूमने के लिए आए थे, फिरने के लिए आए थे, मज़ा उठाने के लिए आए थे, मगर फिर भी उनका ध्यान घर पर ही था। ये कैसे हुआ? लहर की थपेड़ से उनके मस्तिष्क को जगा दिया और उसमें नई स्फूर्ति आ गई और उन्हें याद आ गया अपना घर और बरामदे की खिड़की। उसे लेखक ने बंद कर दिया है या नहीं? तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। इस तरह से लेखक का मन तो यहाँ पर लग रहा था, मगर उनकी पत्नी का मन यहाँ पर नहीं लग रहा था। उन्हें घर की चिंताएं सताए रही थी। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा।
मैंने इस तरह से कह दिया तो उनकी आंखों से आंसुओं का समुद्र ही बहने लगा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। आंखों से आंसुओं का समुद्र बह पड़ना, यानी जोर जोर से रोना। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा, यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। बदस्तूर अच्छी तरह, रफ्तार यानी गति से, अधीरता व्याकुलता। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। बदस्तूर यानी अच्छी तरह मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। भयावह है, भयानक हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से लेखक विश्राम करने के लिए आए तो थे। डॉक्टर के परामर्श के बाद, मगर यहाँ पर देखते हैं किस तरह के हंसी मजाक वाली बातें इनमें हो गई और वे वहाँ पर करने के लिए गए थे पूर्ण विश्राम, मगर घर पर दूनी धड़कन भरे शरीर से वह घर पर वापस लौट आए थे और वे कह रहे थे कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इस तरह से यह पाठ और इस पाठ के नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ भी वाटिका में दिए गए हैं, उसे अच्छी तरह पढ़ें। मुहावरे भी दिए गए हैं, उन्हें अपने कॉपी में लिखें और उनका वाक्य प्रयोग करें। और यहाँ पर संजाल भी दिए गए हैं, प्रवाह तालिका भी दी गई है, उन्हें पूर्ण कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें भी लिखिए। यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसे भी लिखे और समझे। ठीक है तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रुकते हैं। यह पाठ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का
दूसरा भाग हमने देखा। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा और इस तरह यह हास्य व्यंग विधा का पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। इसे पढ़े और पढ़ने के बाद पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिए गए हैं उनके उत्तर अपने कॉपी में लिखें। नमस्कार।